नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के केमिस्ट्री के सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग आज जानेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है केमिस्ट्री का उसके बारे में। और ये जो आज का वीडियो है उसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस चैप्टर को। और कुछ एग्जाम्पल्स, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको बताया जाएगा। इसमें कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ एजम्पशंस हैं, उन सबको। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू कीजिए। तो सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो एग्जाम्पल हमारे पास है क्या कि शुगर हो गया, सॉल्ट, सैंड, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, वुड, रॉक्स, मिनरल्स, फूड, फैब्रिक, क्लॉथ्स, ये सभी जो हैं वो मैटर के काइंड है, यानी सभी मैटर हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने मैटर को जाना था, तो ये सभी मैटर हैं। और मैटर को अगर हिंदी में जाना जाए तो हिंदी में इसे हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। और हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़, उन्होंने बताया कि यदि हम इस पदार्थ को और अगर फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या होगा कि उससे भी छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे उस मैटर्स के। अगर उस मैटर को हम डिवाइड करेंगे तो और भी छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। तो अब उन्होंने क्या बताया कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, उसे अब हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस फिलॉसफी से बेस्ड कन्नड़ ने एक मतलब वो पहले पर्सन थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैटर के बारे में बताया, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं पदार्थ के बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि जो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है, यानी पदार्थ को अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे, आगे और डिवाइड करेंगे, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल्स मिलेगा हमें, उसका नाम परमाणु उन्होंने रखा। क्योंकि वो भारतीय फिलोसोफर थे तो उन्होंने हिंदी में नाम रखा। उसके बाद जॉन डाल्टन साहब आए, उन्होंने इन्हीं पार्टिकल्स को, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन्हें एटम नाम दिया, यानी जिसे हम लोग हिंदी में परमाणु के नाम से जानते हैं। और ये जो वर्ड एटम है, इसका मतलब उन्होंने डाल्टन ने क्या बताया, इनडिविजिबल, यानी कि वो अब आगे डिवाइड नहीं हो पाए। यानी इसका मतलब, यानी कोई भी चीज जो इसे हम डिवाइड नहीं कर सके उसे एटम कहते हैं उनके अकॉर्डिंग। और एटम का यही होता ही है डिफिनेशन। अब एक और हमारे इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम है पकुधा, उन्होंने क्या बताया, पकुधा कतायामा, उन्होंने और आगे बताया कि जो ये पार्टिकल्स है, या फिर जिसे हम एटम या परमाणु कहते हैं, जो मैटर है, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो खुले नहीं रहते हैं, वो कंबाइंड रहते हैं, अकेले वो नहीं रहते हैं। और इनका जो वेरियस कॉम्बिनेशन है, यानी अलग अलग तरीके से ये कंबाइन करके बहुत सारे टाइप्स के मैटर्स का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे टाइप्स के मैटर बनाते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है, जो कि कंबाइन होता है, एटम्स कंबाइन करके जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग क्या जान गए कि हर एक जो मैटर है, यानी ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी हर एक जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिसे एटम और मॉलिक्यूल के नाम से हम जानते हैं। और अलग अलग जो एटम्स और मॉलिक्यूल है, उनके अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, जिनके कारण डिफरेंट काइंड्स के मैटर अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है, मतलब जो भी हमारा मैटर का प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी पे, यानी जिससे वो बने हुए हैं। तो यहां देखते हैं ये फिगर में क्या लिखा हुआ है कि इफ समहाउ वी कुड गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, से अ गोल्ड ब्रिक एज शोन अबव, मींस इफ वी डिवाइड अ गोल्ड ब्रिक फर्दर, we will get a smaller and smaller particles. Ultimately we will get the smallest particle of matter, means the smallest particle, which is called parmanu or atom. We get atom which cannot be divided any further, means we cannot divide it more. This smallest particle of matter will be atom or parmanu. And this postulate, या we call this assumption become wrong if we read further in this chapter. This will prove wrong. तो आगे देखते हैं कि यदि हम ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, तो ये कंफर्म करेगा
कि जो मैटर है वो बहुत सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब इनके अकॉर्डिंग माना गया था। तो अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या कि यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लॉ दिया गया है केमिकल कॉम्बिनेशन के, यानी कि जब भी जो एलिमेंट के जो एटम है वो कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो उनके लिए 3 लॉ दिया गया है। फर्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर मैटर, यानी आगे हम देखेंगे कि ये क्या है। उसके बाद सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, यानी कि इसे जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इसका पता लगाया, केमिकल रिएक्शन किया, तब उन्हें एक्सपेरिमेंटल लॉ से क्या पता चला, उन्हें आइडिया आया एटम का कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का। उस समय एटम को और वो आगे डिवाइड नहीं कर पाए थे, इस कारण एटम को ही उन्होंने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मान लिया था मैटर का। लेकिन वास्तव में यहाँ जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को डेवलप करने में। मतलब डाल्टन ने अपना जो एटॉमिक थ्योरी डेवलप किया था वो इसी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे उन्होंने किया था। तो इस चैप्टर में हम लोगों को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का केवल 2 लॉ पढ़ना है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो थर्ड लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो हायर क्लासेज में आपको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? तो 18वीं शताब्दी में साइंटिस्ट ने ऐसा नोटिस किया जब वो केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे किसी क्लोज्ड कंटेनर में, मतलब बंद कंटेनर में जब वो केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे साइंटिस्ट, तो उन्हें क्या पता चला कि उनका मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यानी केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी उनका मास जो था वो कांस्टेंट रहा, फिक्स्ड रहा। तो यानी कि यहां जो प्रिजर्वेशन ऑफ मास है केमिकल रिएक्शन में वो एक फॉर्मुलेशन देता है, मतलब हमें क्या बताता है, तो हमें वो बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को, यानी मैटर जो है वो कैसे कंजर्व रहते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था किनके द्वारा? तो लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1774 में दिया था, यानी कि मास जो है वो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन वो इक्वल होगा, यानी हम क्या कर सकते हैं कि रिएक्टेंट का मास इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का मास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर वो क्या कहते हैं कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मैटर है वो ना ही हम नया मैटर बना सकते हैं और ना ही पहले से जो मैटर है उसे हम नष्ट कर सकते हैं, यानी उसका जो मास है वो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ जो सब्सटेंस जो एक साथ कंबाइन करते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, यानी रिएक्टेंट कंबाइन किया और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बना, या फिर जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, जिसका इन्वॉल्वमेंट से रिएक्शन हुआ। सिंपली अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में वो हमारा रिएक्टेंट होता है और जो राइट हैंड साइड में आएगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। तो जो रिजल्ट बनेगा हम लोग कह सकते हैं कि जो रिजल्ट होगा फाइनल जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब हुआ क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास है प्रोडक्ट का वो इक्वल होता है टोटल रिएक्टेंट के मास के, यानी कि कोई भी मास में मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान उनके मास में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, यानी कि ना ही गेन हुआ और ना ही लॉस हुआ केमिकल रिएक्शन के दौरान मास का, यानी मास जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। तो यदि हम लोग लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो हम सब चीज को लेंगे, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, यानी जो भी चीज उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, यदि एयर भी यानी हमारा जो ऑक्सीजन अगर हुआ या फिर एयर भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके मास को भी हमें कंसीडर करना है, क्योंकि वो भी रिएक्शन का पार्ट ही है। अगर उसे हम हटा दिए तो फिर मास में डिफरेंस आ ही जाएगा, यानी जितना भी फॉर्म है हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सबको कंसीडर करेंगे, तभी ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो हमारा फॉलो होगा। तो अब आगे एग्जाम्पल से देख लेते हैं और हमारा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो यहाँ केमिकल रिएक्शन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो हमारा जो मार्बल वगैरह रहता है वो अगर उसे हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज करके
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो हुआ वो रिएक्टेंट हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया वो प्रोडक्ट हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने पाया, या फिर जो साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्हें क्या पता चला कि यदि वो लिए क्या कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम लिए, मतलब उसका मास जो था वो 100 ग्राम लिए, और उसे जब वो डिकम्पोज किया मतलब हीट किए तो वो डिकम्पोज होगा, मतलब टूट जाएगा। डिकम्पोज मतलब वो टूट जाना, टूट करके जब वो कंप्लीटली वो टूटेगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो बनेगा क्या, तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो देख सकते हैं यहां हमारा हुआ क्या कि ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया 100 ग्राम, तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया, और ये जो है हमारा ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया। तो जब इसे हम हीट कर रहे हैं, यहां देख सकते हैं हीट कर रहे हैं, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, तो बना क्या कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। अब हम ऐड करते हैं, अगर हम अपने रिएक्टेंट को देखें तो रिएक्टेंट तो हमारा एक था 100 ग्राम, अगर प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं उनके मास को तो वो 100 ग्राम ही आ रहा है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें कि रिएक्टेंट का मास जो था वो 100 ग्राम था, उसके बाद जो प्रोडक्ट हुआ यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसका भी जो मास जब हम ऐड किया 56 ग्राम प्लस 44 ग्राम तो 100 ग्राम ही आया। तो यहां से हमें क्या क्लियर हो गया कि चूंकि जो टोटल मास है हमारा प्रोडक्ट का 100 ग्राम है वो इक्वल है रिएक्टेंट के मास से, यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यानी मास जो है वो कंजर्व्ड रहा, यहां पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो ये जो एग्जांपल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करता है। तो यदि हम लोग लेबोरेटरी में देखेंगे दो केमिकल रिएक्शन को, अगर हम मतलब दो एलिमेंट का अगर हम क्या करें कि केमिकल रिएक्शन कराएं, दो हमारा रिएक्टेंट है उसको मिक्स करके और फाइंड करें जो प्रोडक्ट बनेगा, और उन दोनों का मास को अगर हम मेजर करें और उनमें कोई चेंज नहीं होगा तो हमें पता चलेगा कि ये जो है सो कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ यहाँ पे। तो इसके लिए हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे किनके बीच में, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ हम लोग ये कॉम्बिनेशन नहीं, ये जो हो जाएगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। इसको आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कराने के लिए, तो इसमें हमें करना क्या है कि क्या करेंगे कि एक साफ कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसके ऊपर रबर कॉर्क फिट होगा, उसमें हम एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब डालेंगे, एक थ्रेड से बंधा हुआ, एक धागा से बंधा हुआ टेस्ट ट्यूब रहेगा उसमें। उसके बाद हम पूरे को मेजर कर लेंगे एक सेंसिटिव बैलेंस से, यानी कि हम लोगों ने सोनार के यहाँ बैलेंस देखा होगा, मतलब वो जब ऑर्नामेंट्स को क्या करते हैं मेजर करते हैं, तो उसी से सेंसिटिव बैलेंस से हम मेजर करेंगे और इनिशियल मास इस एपरेटस का फाइंड करेंगे। उसके बाद हमने करना क्या है कि कुछ बेरियम सॉल्यूशन लेना है उस कॉनिकल फ्लास्क में, उसके बाद उसमें हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन स्मॉल टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और उसे धीरे धीरे नीचे उस कॉनिकल फ्लास्क में ले जाएंगे। किससे, तो एक थ्रेड रहेगा, एक धागा बंधा हुआ रहेगा, आगे फिगर में आप लोग देखेंगे एक धागा बंधा हुआ रहेगा, उससे यहाँ पे देख लेते हैं फिगर से ही समझते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास रबर कॉर्क हो गया, ऊपर रबर कॉर्क लगा हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हम लोगों ने ले लिया है और यहाँ स्मॉल थ्रेड से, ये जो थ्रेड है इस धागे से क्या बंधा हुआ है, तो स्मॉल टेस्ट ट्यूब, इसमें सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है। उसके बाद करना क्या है कि थोड़े देर के बाद हम करेंगे क्या कि ये जो हमारा रबर कॉर्क है इसको थोड़ा सा उठाएंगे और धीरे धीरे इस थ्रेड को छोड़ेंगे ताकि इसमें जो स्मॉल टेस्ट ट्यूब में हमारा सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है वो जाकर के बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन से, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन से जाकर के मिल जाए। और जब ये मिल जाएगा तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ बेरियम सल्फेट जो है वो एक प्रेसिपिटेट होगा और सोडियम सल्फेट हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट से, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट यानी वाइट कलर हो जाएगा और वो सॉलिड उसमें घूमता हुआ रहेगा और सॉल्यूशन जो होगा वो सोडियम क्लोराइड का मतलब लिक्विड रहेगा। तो जब हम फिर से अगर मेजर करें
इस प्रोडक्ट का और इस वही जो सेंसिटिव बैलेंस था वहाँ से, और इनिशियल मास यानी कि शुरू में जो अपरेटस का मास था अगर उसे हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें प्रोडक्ट का मास पता चल जाएगा। और हम लोगों ने कितना लिया था रिएक्टेंट में हम लोगों ने क्या क्या लिया था, तो हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिया था, तो उसका तो हमें मास पता ही है। तो मान लिए कि अगर मास जो है प्रोडक्ट का y हो गया और पहले हम लोगों ने जो रिएक्टेंट का मास लिया था वो x लिया था, और यदि ये दोनों का मास अगर इक्वल है और इक्वल होगा ही यहाँ, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो वेरीफाई करेगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो इस तरीके से देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड को कैसे हम लोग मिक्स करते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें आगे तो ये जो रिएक्शन हुआ यानी बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन था, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन था, और उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारा बना वो बेरियम सल्फेट वाइट सॉलिड यानी वाइट प्रेसिपिटेट और सोडियम क्लोराइड। तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग देखें हर एक का मास अलग अलग, तो यहाँ बेरियम क्लोराइड का जो मास था यानी जब हम लिए थे रिएक्टेंट के तौर पे, तो ये 20.8 ग्राम था। उसके बाद हमारा जो सोडियम सल्फेट का जो मास था वो 14.2 ग्राम था। अब जो फॉर्मेशन हुआ यानी जो प्रोडक्ट बना उसमें बेरियम सल्फेट जो है वो 23.3 ग्राम और सोडियम क्लोराइड जो बना वो 11.7 ग्राम। अगर हम मास रिएक्टेंट का ऐड कर दिए तो 35 ग्राम आया, और उसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट का भी मास ऐड किए तो 35 ग्राम आया। तो चूंकि जो टोटल मास है प्रोडक्ट का 35 ग्राम इस केमिकल रिएक्शन में, और वो इक्वल है टोटल मास रिएक्टेंट का जो कि 35 ग्राम था, तो यहाँ ये जो डेटा दिया गया है ये वेरीफाई करता है हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो कुछ अब सैंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, और खास करके इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी का जितना भी न्यूमेरिकल जितना भी क्वेश्चन है उसे जरूर सॉल्व कर ले, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे रिएक्ट किया इथेनोइक एसिड से और ये बना सोडियम इथोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारा सोडियम कार्बोनेट था वो 5.3 ग्राम था, वो रिएक्ट किया 6 ग्राम इथेनोइक एसिड से और बनाया क्या, तो 8.2 ग्राम सोडियम इथोनेट, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम वाटर। तो ये डाटा क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है। तो सिंपल है, हमें करना क्या है कि जितना भी रिएक्टेंट का मास दिया गया है यानी सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड रिएक्टेंट हो गए, उसके बाद सोडियम इथेनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो इन दोनों का मास को मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो हम ऐड कर देंगे, उसके बाद प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो ऐड कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या ये दोनों जो मास हैं वो इक्वल हैं। अगर ये जो मास हैं वो इक्वल होंगे तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कराएगा। तो वो इक्वल तो होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लॉस नहीं देखेंगे यानी अगर हम क्लोज्ड कंटेनर में इस रिएक्शन को कराएंगे तो कोई भी लॉस नहीं होगा। यानी जो भी यहाँ पे अगर गैस वगैरह बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, वो तो वहाँ से उड़ के जाएगा नहीं कहीं, मतलब इवॉल्व नहीं होगा, वहीं पे बंद रहेगा, तो टोटल मास में उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट अगर हम देखते हैं तो 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम अगर ऐड करते हैं तो 11.3 ग्राम आ गया रिएक्टेंट का मास। उसी तरीके से यदि हम प्रोडक्ट का मास अगर हम ऐड करते हैं तो सोडियम इथेनोएट का 8.2 ग्राम था, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम और वाटर 0.9 ग्राम, जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो 11.3 ग्राम आएगा। तो यहाँ जो मास है रिएक्टेंट का और मास है प्रोडक्ट का वो इक्वल है, तो ये जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराता है। उसी तरीके से सिंपल प्रॉब्लम सेकंड भी है, इसको भी सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे मास पूछ रहा है किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड का दिया गया है। तो कह क्या रहा है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज किया जब हम उसे हीट किए, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और 10 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज कर जाता है, तो 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना वो हमें निकालना है। तो प्रोडक्ट में एक का दिया हुआ है, रिएक्टेंट में पूरा दिया हुआ है, तो रिएक्टेंट के मास से हम प्रोडक्ट का जो मास है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पता चल जाएगा कि उसका मास कितना है। तो वही यहाँ पे किया गया है, यानी मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास से हम लोग जानते हैं
किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, और इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का हम लोग 10 जानते हैं कि 10 ग्राम था। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड का 5.6 ग्राम। अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें फाइंड करना है। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट माइनस मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल्स टू 4.4 ग्राम। यहाँ पे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम लोग देखते हैं कि ये क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया गया था वो प्रोस्ट एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा 1779 में दिया गया था। उन्होंने एनालाइज किया जब केमिकल कंपोजिशन किसी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स यानी बहुत सारे कंपाउंड्स का केमिकल कंपोजिशन उन्होंने देखा। केमिकल कंपोजिशन मतलब किस टाइप के एलिमेंट उन कंपाउंड्स में प्रेजेंट हैं और उनका कितना परसेंटेज है। जब उन्होंने ये देखा केमिकल कंपोजिशन अलग अलग कंपाउंड्स का, और उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला इससे। तो क्या कंक्लूजन उनका था कि हर एक एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है किसी भी कंपाउंड में वो कांस्टेंट है यानी कि फिक्स्ड है। और इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे प्रोस्ट ने क्या बताया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को उन्होंने बताया। और उनका ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass। यानी क्या कहता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड यदि उसमें सेम एलिमेंट का कंपोजिशन है, मतलब सेम एलिमेंट अगर कंबाइन एक साथ करते हैं तो उनका प्रोपोर्शन जो होगा मास से वो भी सेम होगा, यानी सेम प्रोपोर्शन में ही वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो लॉ है इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अगर कोई हम क्या करते हैं कि कोई अगर केमिकल रिएक्शन कराते हैं, मतलब कोई हमें अगर कंपाउंड चाहिए, तो कोई भी कंपाउंड अगर हम किसी सोर्स से वो जो कंपाउंड हम प्राप्त करेंगे तो वो कहाँ से हमें प्राप्त होगा, तो किसी एलिमेंट से वो बनेगा। तो जब भी उसे हम बना रहे हैं तो वो अगर प्योर केमिकल कंपाउंड है तो वो सेम एलिमेंट से बनेगा और उसका जो मास का परसेंटेज है वो भी सेम होगा। तो एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, वो हमेशा जिसमें कि दो एलिमेंट से मिलकर के वाटर हमारा फॉर्म होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन करेंगे तो उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी 1:8 बाय मास। यानी 1 पार्ट यहाँ पे हाइड्रोजन का मास होगा और 8 पार्ट यहाँ ऑक्सीजन का मास होगा। इसे अब अगर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो यदि हमारा जो कंपाउंड वाटर कंपाउंड है और इसे हम डिकम्पोज करते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, कैसे हम अगर इसको डिकम्पोज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके, आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट किया होगा, मतलब देखा होगा, एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा पहले। तो यहाँ पे जब भी प्योर वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ये ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ अगर 100 ग्राम वाटर है, मतलब जो कंपाउंड हमारा 100 ग्राम है, तो 11 ग्राम यहाँ से हमें हाइड्रोजन ऑब्टेंड होगा और 89 ग्राम यहाँ से हमें ऑक्सीजन ऑब्टेंड होगा। यदि हम इसे दोबारा रिपीट करते हैं, यानी कि अलग अलग सोर्स से अगर हम वाटर लेते हैं, लेकिन वाटर हमें प्योर वाटर ही लेना है, मतलब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होना चाहिए। जैसे अगर रिवर से लिए, सी से लिए या फिर किसी कुएं से लिए प्योर वाटर, और उनका जो सेम मास, तो देखेंगे हर एक एक्सपेरिमेंट में कि उनका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है एलिमेंट में, वो हर एक केस में जितना प्रोपोर्शन दिया गया है वो सेम होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जो वाटर का है वो हमेशा सेम होगा, यानी दो ही एलिमेंट से बने होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और ये कंबाइंड करेंगे 11:89 के फॉर्म में या फिर 1:8 के मतलब मास के फॉर्म में। तो यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें बताता है। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, तो यहाँ अमोनिया जो है वो एक कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ होता है, और इनका जो रेशियो होता है, मतलब हाइड्रोजन जो है हमारा, ये नाइट्रोजन वो 14 रहता है उसका पार्ट, और हाइड्रोजन का 3, यानी 14:3 के रेशियो में ये रहते हैं मास के फॉर्म में। अगर देखें मास के रेशियो में, तो यहाँ भी लॉ ऑफ अगर इसको हम एक्सपेरिमेंट कराएंगे, मतलब इसको हम ब्रेक करेंगे तो 14:3 के प्रोपोर्शन में हमें मिलेगा। तो यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो सेटिस्फाई करता है, या फिर इसे हम कर सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे फॉलो करता है। तो इसी से यहाँ क्या है कि एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मतलब सॉल्व प्रॉब्लम से एक्सपेरिमेंट, इसमें दिया गया है हर एक का मास, जैसे कि कॉपर का मास दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड का मास दिया गया है, उसके बाद मास ऑफ ऑक्सीजन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ है क्या कि कॉपर ऑक्साइड था, उसे हम लोग जब डिकम्पोज किए तो वो कॉपर और ऑक्सीजन में
वो डिकम्पोज हो गया, मतलब टूट गया। तो यहाँ ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है, तो सिंपली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी कॉपर ऑक्साइड में से अगर हम कॉपर का मास सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो मास आएगा वही ऑक्सीजन का मास हो जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट सैंपल मतलब कॉपर ऑक्साइड और जो था हमारा, इसमें कॉपर और ऑक्सीजन का मास अगर हम लोग देखते हैं, उसका प्रोपोर्शन अगर निकालना है तो प्रोपोर्शन निकालने के लिए दोनों का जो मास है उसको हम लोग रेशियो में ले लेंगे और फिर जब हम डिवाइड कर देंगे तो 4:1 आ गया। ये उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमें मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड और मास ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है। तो यहाँ से मास ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों ने फाइंड कर लिया, यानी उसी को क्या किया है, 2 बार कर दिया है। उसके बाद सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो इसे भी सॉल्व कर लेना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ भी जो है वो भी एनसीईआरटी का है। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देख लेते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था कि जो एटम हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं, यानी बहुत छोटे हैं, वो आगे डिवाइड नहीं हो सकते हैं, और इसी को हम लोग एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के नाम से जानते हैं, मतलब डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। और उन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को दिया था कब, तो 1808 में। और इसमें बहुत सारे उन्होंने एजम्पशन लिए थे, यानी बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने एज्यूम किया था अपने एटॉमिक थ्योरी में, डाल्टन साहब ने। तो डाल्टन का जो फर्स्ट थ्योरी है, वो फर्स्ट जो एजम्पशन है वो क्या कहता है कि हर एक जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और उन पार्टिकल्स को एटम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि एटम जो है उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एटम ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। एटम जो होते हैं वो अलग अलग काइंड्स के होते हैं, यानी अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनमें अलग अलग काइंड्स के एटम्स हमें मिलेंगे। हर एक जो एटम है वो आइडेंटिकल होता है हर एक रिस्पेक्ट में, यानी कि उनका सेम मास होगा। अगर एक टाइप का एटम है तो उसका सेम मास, उसका साइज सेम और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बताया था कि अलग अलग जो एलिमेंट्स होंगे उनका अलग मास होगा, उनका अलग साइज होगा और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। नेक्स्ट जो उन्होंने जब एज्यूम किया था वो क्या किया था कि केमिकल कम्बिनेशन अगर होता है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का, तो जब भी वो एटम ज्वाइन करेंगे एक साथ तो वो अगर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो क्या करेंगे कि उन्हीं एलिमेंट से किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब वो सेम टाइप के रहेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बताया था कि नंबर और जो काइंड होता है एटम का किसी भी कंपाउंड में वो फिक्स्ड है, मतलब उसी काइंड के एटम से मिल करके वो कंपाउंड बनेगा और उतना ही नंबर होगा एटम का, तभी वो कंपाउंड बन पाएगा, नहीं तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। और उन्होंने एक चीज़ और क्या बताया था कि किसी भी केमिकल कम्बिनेशन में एटम्स अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो वो होल नंबर, मतलब छोटे होल नंबर में कंबाइन करते हैं और वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, होल नंबर में ही होंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि एटम अगर किसी भी एक सेम एलिमेंट का है तो वो कंबाइन कर एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने अपने थ्योरी, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से पार्टिकल्स दिखाया था, सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड का और गैस का, कि कैसे उनमें मतलब कितना गैप होता है, कैसे वो होते हैं, कितने छोटे होते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पे बेस है। उनका जो पॉस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या बताता है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ये जो रिजल्ट है वो केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि लेवोजियर के द्वारा दिया गया था उसी पे बेस्ड है। उसके बाद डाल्टन का जो एक और एटॉमिक थ्योरी में जो उन्होंने जम्पशन किया है कि जो एलिमेंट हैं वो किसी भी एटम के वो फिक्स्ड मास के होते हैं और उनका जो नंबर है वो फिक्स्ड होता है किसी भी कंपाउंड में, यानी किसी भी कंपाउंड में एटम्स का नंबर और उनका मास जो है वो फिक्स होता है। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से दिया गया है जो कि प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पहला मॉडर्न अटेम्प्ट था जिसने मैटर के बिहेवियर को डिस्क्राइब किया था, या फिर हम कह सकते हैं कि मैटर के जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्क्राइब किया था इन टर्म्स ऑफ एटम। और ये जो थ्योरी है वो और क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ एटम को डिस्क्राइब करता है। और इनका जो पॉस्टुलेट था वो क्या बताता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, यानी कि जो एटम्स हैं वो
जो एलिमेंट्स हैं उनमें एटम्स हैं और एटम्स को हम ना ही बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा दिया गया था। उसके बाद जो सेकंड है कि एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर के बने होते हैं और उनका जो मास है वो फिक्स्ड होता है, उनका नंबर फिक्स्ड होता है किसी भी टाइप के कंपाउंड में, यानी कि कोई भी कंपाउंड में अगर वही टाइप का अगर एलिमेंट हम मिला करके कंपाउंड तो वही बनेगा, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट होंगे तो उनका जो एटम का नंबर और एटम का जो मास है वो फिक्स्ड होगा। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया था कि जो हमारा एटम है वो ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, यानी कि टोटल जो मास है प्रोडक्ट का वो इक्वल होगा टोटल मास रिएक्टेंट का, ये सेम होगा। और ये और क्लियर हो जाएगा अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे 1 कैल्शियम एटम है, 1 कार्बन एटम है और 3 ऑक्सीजन, यानी कि कैल्शियम 1 CaCO3, कैल्शियम 1 कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3। और जब ये डिकम्पोज होगा यानी कि जब हम इसे हीट करेंगे ये टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, यानी कि यहाँ भी जो हमारा प्रोडक्ट है वहाँ भी एटम सेम होंगे, यानी कि यहाँ कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम। तो यहाँ भी वही हो गया, कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी ऑक्सीजन का 3 और कार्बन का 1 एटम, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो हमारा एटम का जो नंबर है वो सेम है। अब यहाँ जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये कैसे एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें डाल्टन थ्योरी के हिसाब से कि हाइड्रोजन जो है उसमें हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन, मतलब जो हमारा वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम हमेशा कंबाइन करता है एक ऑक्सीजन एटम से और वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो हम लोग वाटर का क्या जानते हैं, H2O, यानी हमारा हाइड्रोजन कितना हुआ, अगर 2 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये भी यही मिलकर के फॉर्म करता है। और इसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, यानी कि यहाँ पे मास जो है वो फिक्स्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, अगर हम किसी भी प्रोपोर्शन में अगर इसे लें, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन को 4 कर देते हैं तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन अगर 6 होता है तो ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो करता है। अब क्या क्या खामियां थी डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में उसे हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट जो मेजर ड्रॉबैक्स था डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का वो क्या था कि उन्होंने सोचा था कि जो हमारा एटम है उसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में एटम्स को हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसे आप लोग जानते हैं कि एटम्स में एटम जो होता है वो बना होता है और भी छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इस तरीके से एटम जो है वो खुद 3 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, यानी एटम जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो ये पहला उनकी गलती थी, जो खामी थी वो पता चल गया। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक और क्या खामी है कि उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो सेम एलिमेंट के वो उनका सेम मास होगा, लेकिन थोड़ा न थोड़ा उनका मास में डिफरेंस आ जाता है। थर्ड उन्होंने क्या कहा था, जो कि थर्ड उनकी खामी थी कि उन्होंने बताया था कि जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं उनका मास जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग जो एटम हैं अलग अलग एलिमेंट के उनका सेम मास हो सकता है। अब जॉन डाल्टन के बारे में जान लेते हैं। तो जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में एक गरीब कपड़े बुनने वाले परिवार में इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने अपना शुरुआती पढ़ाई अपने पिता और गांव के स्कूल में किया। डाल्टन ने जल्द ही, मतलब 12 साल की उम्र में ही गांव में उन्होंने बाकी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और 1793 में डाल्टन मैनचेस्टर चले गए। वहाँ वो एक कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। 1794 में उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्लेन किया, मतलब जो जिन्हें कलर जो डिफरेंस नहीं वो कर पाते हैं उनके बारे में। और 1808 में डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया, जिसमें कि मैटर के प्रॉपर्टीज को उन्होंने बताया। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है वो ही मॉडर्न केमिस्ट्री का एक तरीके से न्यू, या हम कह सकते हैं कि शुरुआत उन्होंने दिया। डाल्टन ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर एक एटम का, मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटम के मास को कैलकुलेट किया और उनकी मृत्यु 1844 में हो गई। तो अगले वीडियो में हम लोग एटम वगैरह के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को कृपया पूरा देखते रहिए। वीडियो में जो भी सजेशन है वो सजेशन दीजिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।